नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। आज हम बात करेंगे नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा के सितारे आजकल गर्दिश में हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव दतिया से हारने के बाद से नरोत्तम मिश्रा पैदल हैं। शिवराज सिंह सरकार में गृह मंत्री रह चुके नरोत्तम मिश्रा को पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि बीच बीच में ऐसी अटकलें लगती हैं कि उन्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है, लेकिन 2 साल से नरोत्तम मिश्रा को कुछ नहीं मिला। 2020 में जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी तो नरोत्तम मिश्रा की भी बड़ी भूमिका का दावा किया जाता था। हालांकि 2023 में नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव हारे तो फिर अटकलें लगी कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ये बात और है कि 2023 में ही सतना से विधानसभा चुनाव हार चुके गणेश सिंह और मंडला से विधानसभा चुनाव हार चुके फग्गन सिंह कुलस्ते को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिला और फिर दोनों लोकसभा चुनाव जीते। तो सवाल यह है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने किनारे कर दिया है? क्या नरोत्तम मिश्रा को साइडलाइन कर दिया गया है? और आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी। रविंद्र जी, आपका एमपी राउंड अप में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा कहाँ हैं? एक समय में जलवा हुआ करता था नरोत्तम मिश्रा का, लेकिन आजकल किनारे लगा दिए गए हैं। आखिर क्यों? देखिए, राजनीति में एक सबसे बड़ा अहम सवाल है चुनाव, जो आपकी लोकप्रियता का मापदंड भी है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब लाडली बहना की जब राशि दी गई और उसके बाद सुनामी चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनामी चली और उसमें उसने 173 से 170 से ज्यादा सीटें जीती। और उसमें उस दौर में यदि ये जो नेता हार गए, दिग्गज नेता हार गए हैं, उनके लिए पार्टी का जो रवैया था थोड़ा सा उनके विपरीत गया। देखिए, उसमें दो भाग्यशाली रहे, गणेश सिंह, दूसरे कुलस्ते जी, जिनको लोकसभा के सदस्य रहते हुए उनके बाद विधानसभा लड़ाया गया और फिर उन्हें लोकसभा की टिकट मिल गई। ये तो दो भाग्यशाली थे। अब लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, ये कहा जाता रहा कि यदि शिवराज सिंह को शिफ्ट किया जाएगा तो नरोत्तम मिश्रा को ये पद मिलेगा, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इतने कद्दावर नेता थे। देखिए, वो हमेशा इस बात में चर्चा में रहते थे, लाइमलाइट में रहते थे और उन्होंने अपने काम करने की शैली भी बदल दी थी। लगातार वो कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बनते जा रहे थे। जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से टिप्पणियां करते थे, टीका टिप्पणियां करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे की लय में आ गए थे और इस वजह से ऐसा लगता था कि वो सबसे बड़े कद्दावर हो गए। लेकिन अब जब चुनाव वो हार गए हैं तो उसके बाद से पार्टी ने थोड़ा सा उनकी तरफ से किनारे कर दिए। देखो, बात तो उस संकेत तभी मिल गया था जब लोकसभा की टिकट नहीं दी गई। फिर ये कहा गया कि साहब हो सकता है वो प्रदेश अध्यक्ष बना दी जाए। देखिए, सवर्ण वर्ग से ही बनाया गया लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन खंडेलवाल जी को बना दिया गया, ब्राह्मण को नहीं बनाया गया। तो उनको सिर्फ थोड़ा सा किनारा करने की स्पष्ट क्लियर हो चुका था कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इसका मतलब है कि उनकी तरफ से किनारा किया जाए। अब रहा सवाल निगम मंडल का, तो निगम मंडलों की सूची पिछले 2 साल से चर्चा में है। आधा कार्यकाल मोहन यादव जी का होने वाला है, निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि जो लोग 6 बार या 7 बार के चुनाव जीत चुके हैं या लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर और सेकंड लाइन को आगे किया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन में भी देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या तमाम संगठन ने नियुक्ति के लिए नए युवा चेहरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो सब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब युवा नेतृत्व को, युवा नेताओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है और उसमें हो सकता है कई बार जो 6 चुनाव जीत चुके हैं या 7 चुनाव लड़ चुके हैं, 10 चुनाव लड़ चुके हैं, उनसे थोड़ा सा किनारा कर रही हो। जी, तो क्या आपको लगता है कि हो सकता है कहीं निगम मंडल अध्यक्षों में इनका नाम आ जाए? हो सकता है अटकलें ऐसी भी लग रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये परफेक्ट है, इतना बड़ा चेहरा और निगम मंडल का अध्यक्ष? नहीं, देखिए, वो जितना बड़ा चेहरा है, 6 बार का चुनाव जीत चुके हैं। ऐसा नहीं, वो डबरा से पहले चुनाव लड़ते थे, फिर दतिया से चुनाव लड़ा, मेरे ख्याल से डबरा से 4 चुनाव लड़े, 1 चुनाव हारे। हालांकि उस चुनाव में वो तीसरे स्थान पे रहते, डबरा में तीसरे स्थान पे रहते, 1 चुनाव हारे डबरा से। उसके बाद वो दतिया शिफ्ट हो गए क्योंकि ये डबरा सुरक्षित सीट हो गई थी। वो दतिया से लगातार जीत रहे थे। ऐसा नहीं कि जीत नहीं रहे थे, लगातार जीत रहे थे। यदि लोकप्रिय नहीं होते तो जीतते कैसे? पार्टी का काम नहीं होता तो जीतते कैसे? लगातार वो जीत रहे थे। हालांकि इस चुनाव में हो सकता है लगातार वो जिस तरीके से कद्दावर नेताओं का साथ होता है कि वो अपने क्षेत्र से कट जाता है और उसके कार्य क्षेत्र पूरा प्रदेश हो जाता है, इसकी वजह से हो सकता है वो क्षेत्रीय लोगों से कट गए हों और उसकी वजह से उन नाराजगी हो गई और उसकी वजह से वो चुनाव हार गए। तो अब चुनाव हारने का जो मापदंड है उसकी वजह से पार्टी में थोड़ा सा उनको लेकर
जो राय है वो मत भिन्न गई। देखिए उनके विरोधी लोग तो ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के से जीते हुए राजेंद्र भारती हैं उनको वापस भारतीय जनता पार्टी में ले आए। यदि जीते हुए विधायक को वहां से लेके आएंगे तो विधायक की टिकट देने के लिए लेके आएंगे ना, तो यदि उनको विधायक की टिकट दी जाएगी तो नरोत्तम मिश्रा का भविष्य थोड़ा सा खतरे में पड़ जाएगा। हो सकता है उन्हें दूसरी शिफ्ट सीट दी जाए, या हो सकता है उनसे संगठन में कोई काम लिया जाए। तो संगठन में काम लेने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी में ले जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई बड़ी जवाबदारी उनको दी नहीं गई है। अब देखिए नए जो कभी कार्यकारी अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसकी टीम में यदि उनको स्थान मिलता है या कोई राज्य का प्रभार मिलता है तो हो सकता है लेकिन कि हाँ केंद्रीय नेतृत्व तो उनकी तरफ देख रहा है जी। लेकिन ये 2 साल बीच बीच में खबरें आती हैं कि कुछ बड़ा मिलने वाला है नरोत्तम मिश्रा को, कुछ बड़ा पद मिलेगा, वो सेंट्रल में जाएंगे, स्टेट में कोई बड़ा, जैसे अध्यक्ष को लेकर के मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के काफी नाम चर्चा में रहा, लेकिन फिर भी इनका नाम नहीं आया। आखिर ये मामला फंस कहाँ रहा है नरोत्तम मिश्रा को लेकर? क्या पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसा चल रहा है कि इनको किनारे, मतलब इनके विरोधी ज्यादा ताकतवर हो गए आजकल? देखिए राजनीति में हर चीज संभव है। आप कई बार जब पावर में रहते हैं, महत्वपूर्ण पदों में रहते हैं, तो हो सकता है कई लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, कई आपकी कार्यप्रणाली से दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं। कई बार किसी को, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को आप लगातार उपेक्षित करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको हो जाता है। देखिए केंद्रीय उनका प्रतिद्वंदिता भी शिवराज सिंह चौहान से चलती थी। अब देखिए यदि इस कद्दावर नेता जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में है उससे मोहन यादव थोड़ा सा असहज महसूस करते, तो एक और बड़ा नेता लाकर या एक और बड़ा संगठन में लाकर ऐसा काम नहीं किया करना चाहती थी पार्टी कि दो टकराव सामने आए, दो ध्रुव बन जाए पार्टी में। इसलिए उन्होंने हेमंत खंडेलवाल जैसे युवा चेहरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब इनका जो बाहर है वो यदि राष्ट्रीय स्तर पर उनको संगठन में ले जाकर कहीं कोई प्रदेश का प्रभारी बनाकर या महामंत्री बनाकर राष्ट्रीय संगठन में उनको उपयोग किया जाए, हो सकता है वो स्थान दिया जाए। अब देखिए इतने बड़े नेता को निगम मंडल में नियुक्ति मेरे ख्याल से वो भी नहीं स्वीकार करेंगे। किसी महत्वपूर्ण बड़े निगम मंडल की बात हो जाए तो उसको स्वीकार किया सकता है, लेकिन निगम मंडल में भी इस तरीके से इतने कद्दावर नेता को शायद स्थान मिले, ये थोड़ा सा संशय का बात है। क्योंकि पार्टी भी नहीं चाहेगी और वो भी नहीं चाहेंगे कि किसी निगम मंडल में एक कैबिनेट का दर्जा या राजमंत्री का दर्जा प्राप्त करके रह जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो स्वीकार करेंगे। वो भी चाहेंगे कि संगठन में कोई बड़ा जब पद मिल जाए और किसी राज्य का प्रभारी बनाए और उसके बाद वहां संघर्ष करके पार्टी को खड़ा करें और उसके बाद अपना स्थान फिर से वो पार्टी में पाए और हो सकता है अगले चुनाव तक वो फिर से वापस आ जाए, क्षेत्र में काम करें। आपको भरोसा है कि इनके भी दिन वापस आ सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो दिख रहा है 2 साल में, अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं। देखिए अभी अभी तो ऐसा कहीं कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और ये भी हम सब कल्पना की बात कर रहे हैं कि इनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान मिलेगा, किसी राज्य का स्थान दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई लगता नहीं। देखिए सब यदि वहाँ 44-45 साल के एक युवा नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि सब इसी के समकक्ष के लोगों को उसमें स्थान मिलेगा जो पूरे से राष्ट्रीय स्तर में पहले से चर्चित हैं या पहले से महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने काम कर चुका है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी कद्दावर नेताओं को स्थान मिलेगा जो राज्यों में जो जहां जहां चुनाव होना भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे नहीं लगता कि नरोत्तम मिश्रा को कोई बहुत बड़ी जवाबदारी मिलने वाली। लेकिन राजनीति में ये बहुत सामान्य बात है। हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए और उसके बाद सरकार बनी तो बहुत सारे बड़े नेता, जिसमें गोपाल भार्गव नाम ले लें, भूपेंद्र सिंह का नाम ले लें, इन तमाम लोगों को किनारे कर दिया गया, इनको मंत्री नहीं बनाया गया और इसकी वजह से भी थोड़ी सी नाराजगी रही। लेकिन वहां पार्टी में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि उसे इस तरीके की नाराजगी का कोई बहुत असर दिखता नहीं है या उसका कोई बहुत प्रभाव पड़ता नहीं है। इसलिए वो सब जानते हैं कि किस तरीके से उसको डील करना है। तो नरोत्तम मिश्रा अभी बहुत संघर्ष का समय है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अभी अगले और 2-2.5 साल बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यदि संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर कोई जवाबदारी नहीं मिली तो प्रदेश में कोई स्थान मिले, मुझे थोड़ा सा उसमें संशय है। तो क्या मिश्रा के साथ जाति वाला फैक्टर भी कुछ काम कर रहा है? आजकल जिस तरीके से जात का फैक्टर हम सब देख रहे हैं कि ओबीसी और दलित, आदिवासी, इन सब को लेकर वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा। पहले भारतीय जनता पार्टी ये सब बातें नहीं करती थी, लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब बातों को लेकर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री भी इसी नाम से बना रही है। लगातार उन्होंने जहां जहां मुख्यमंत्री बनाए हैं उसमें जात देखा है, उप मुख्यमंत्री बनाए उसमें भी जात को देखा उन्होंने।
कि जातों को बैलेंस करने के लिए लिया, मंत्रिमंडल का चयन किया, संगठन का चयन जो पदाधिकारी बनाया उसमें भी जात को उन्होंने विशेष स्थान दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लगातार यदि सामने वाली तमाम पार्टियां इसी तरीके से सोच रही तो भारतीय जनता पार्टी भी लगभग उसी तरीके से सोचने लगी। और देखिए एक बात तय है, जो पार्टी लगातार सत्ता में रहती है तो हमारे यहाँ प्रख्यात व्यंगकार हरिशंकर परसाई, उन्होंने व्यंग में लिखा था कि कांग्रेस शासन करने की एक शैली है, यानी कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक शैली है। तो वह शैली अब भारतीय जनता पार्टी में साफ साफ दिख रही है, क्यों कैसे शासन किया जाता है, कैसे पार्टी चलाई जाती है, कैसे बड़े लोगों को किनारे किया जाता है, इन तमाम करों की जो शैली कांग्रेस में थी वो लगभग वही शैली भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है। और देखिए युवा चेहरा लाने के नाम पर बड़े जनाधार वाले नेताओं को साइड ट्रैक किया जाना, ये कांग्रेस में भी होता रहा। देखिए क्षेत्रीय छत्रप घटे, इसी वजह से कांग्रेस की इस बुरे दौर में पहुंची। पहले क्षेत्रीय छत्रप रहा करते थे, कोई महाकौशल का छत्रप था, कोई विंध्य का छत्रप था, कोई बुंदेलखंड का था, और उसमें भी कोई अलग अलग महापौर और महाकौशल में यदि कोई जिलों का प्रभारी होते थे या जिलों के बड़े नेता होते थे, इसकी वजह से पार्टी का जनाधार लगातार मजबूत रहता था। लेकिन जैसे जैसे छत्रप घटे वैसे पार्टी घट गई। तो कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में भी लगभग यही हो रहा था कि उमा भारती नेपथ्य में चली गई है, भूपेंद्र सिंह किनारे हैं, गोपाल भार्गव किनारे, तो नरोत्तम मिश्रा भी यदि किनारे जा रहे हैं तो इसको मानना चाहिए कि इसमें जात का असर ज्यादा है। जो अब पार्टी में ओबीसी, दलित, आदिवासी, इनके चेहरों की ज्यादा जरूरत है, जो ज्यादा से ज्यादा वोट जिसका है, और हर दल आजकल यही सोच रहा है। तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर के बारे में आजकल थोड़ा सा कम लोग सोच रहे हैं संगठन के तौर पर या वोट के आधार पर। वोट देखिए जातिगत गणना 2027 में सामने क्लियर आ जाएगी, उसके बाद से और तेजी से ध्रुवीकरण होगा। तो ये जो 10%, 12%, 14% का सवर्ण वोट का है, उसके साथ थोड़ा सा राजनीति में अब थोड़ा सा वो दिखेगा। नहीं तो चलिए मान लीजिए कि बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जाति वाली फैक्टर हो, लेकिन हम बात करेंगे, आखिरी सवाल है आपसे केपी यादव के बारे में। केपी यादव ने सिंधिया को चुनाव हराया, गुना से सांसद बने, लेकिन 2024 लोकसभा जब चुनाव हुआ तो उनका टिकट कट गया और भरोसा दिया गया कि कुछ बड़ा उनको भी मिलने वाला है, लेकिन केपी यादव भी पैदल ही हैं, कुछ नहीं मिला उनको भी आज तक। देखिए वो अपन ये कह सकते हैं कि या तो समाज, वो देखिए सिंधिया को हराने वाले केपी यादव वाकई वहां पर उन्होंने हराकर एक बड़ा चमत्कार का काम किया था, और वो लगभग 1.25 लाख वोट से सिंधिया को हराया था। सिंधिया वो सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। और देखिए सरकार गिराने का मतलब ही उनका ये था कि उनको अपनी सीट बचाना थी, कैसे भी करके उन्होंने जो समझौता किया वो सिर्फ उस सीट के लिए किया, लोकसभा सीट के लिए, कि वो कैसे लोकसभा में जीतकर फिर से पहुंचे। और केपी यादव को ये बात दी गई थी कि साहब आपको कुछ बड़ा मिलेगा, देखो उनको किनारे करना था। उनको भी पता था कि पार्टी के संगठन ने उनको हराया, और पार्टी का पूरा टारगेट सिंधिया को ही कांग्रेस में लाने का, कांग्रेस से दूर करने का था, और उनको हराकर भारतीय जनता पार्टी में लाने का था। तो जिस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो उसमें सफल रही। अब केपी यादव जैसे की बहुत सारों की बलि चढ़ जाएगी। अब रहा सवाल उनकी नाराजगी की, यादव वोट नाराज हो जाए, तो उन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। एक यादव चेहरा इतना बड़ा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दे दिया है, इसका मतलब है मध्य प्रदेश के तमाम यादव अपने आप को मोहन यादव समझकर चलते हैं, और इसलिए यादव वोटों के बीच में उनको लगा कि बहुत ज्यादा सेंध या हमें नुकसान नहीं होने वाला केपी यादव से, तो केपी यादव को किनारे करने का भी साइड ट्रैक यही मतलब है। जी तो नरोत्तम मिश्रा फिलहाल तो साइड लाइन ही है, और अटकलें लगती रहती हैं, हमेशा अटकलें लगती हैं, आगे भी अटकलें लगेंगी कि कुछ बड़ा मिलने वाला है। और वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा पद होगा, ये तो पार्टी आलाकमान ही तय करेगी। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।